बोल सांचे दरबार की जय। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे कूष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमादेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं देवी त्वया देवी प्रसीदति। हे मातुदेवी हो माया हमारे ऊपर कृपा रखना, हम दर्शन करते हैं, इतना आशीर्वाद देना माँ। ज्यादातर लोगों को पता है दक्ष यज्ञ का विध्वंस क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भोले बाबा का सम्मान नहीं हुआ। तो अगर आपने माँ की पूजा की और भोले बाबा को नहीं प्रणाम तो माँ खुश नहीं होगी कभी। तो हम जोर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुच्यमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जगती तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय। बोलो सांचे दरबार की दर्शन दे तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। समरे झुलाया किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया। किन्ने किन्ने चवर झुलाया किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया। किन्ने किन्ने चवर झुलाया ओ माता किन्ने किन्ने चवर झुलाया। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। माँ तेरी योग माया की जय। शस्त्र देवता पूजनम रक्षा करता
धर्मो जयति ना धर्मः सत्यं जयति नानृतम्। हम ये योग माया के मंदिर में आए हुए हैं। ये यहाँ अखिल भारतीय जादौन सभा का प्रोग्राम है, उसमें हम शामिल हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। योगेश्वर श्री कृष्ण की। अब मैं भाई लाल सिंह से कहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी संभालें। धन्यवाद। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद। महामाई योग माया की कृपा है आप पे। और एक बार अभी अपनी सभी उपस्थिति एक बार दर्ज करा दें जोर से। महामाई योग माया की, योगेश्वर श्री कृष्ण की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। AK सिंह जी और संस्था के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठतम DR सिंह जी और संयोजक जो कि सामने उपस्थित हैं DP सिंह जी और संस्था के अन्य पदाधिकारी और सभी लोग, आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। निवेदन करूँगा कि महामाई के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करें। शस्त्र देवता पूजनम रक्षा कर्ता पूजनम धर्मो जयति ना धर्मः सत्यं जयति नानृतम्। शस्त्र देवता पूजनम रक्षा कर्ता पूजनम धर्मो जयति ना धर्मः सर्वदा ओम ब्रह्मा मुरारी। शस्त्र देवता पूजनम रक्षा कर्ता पूजनम धर्मो जयति ना धर्मः सत्यं जयति नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु नमस्तुते। शस्त्र देवता पूजनम रक्षा कर्ता पूजनम धर्मो जयति ना धर्मः सत्यं जयति नानृतम्। पूजन के बाद में हम आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कुछ हमारे बंधु अभी भी आ रहे हैं। बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेशमपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। AK सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर AK सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रघुराज सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष बधाई एक बार फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय जादौन फोरम के संयोजक DP सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने प्रयास में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज संख्या जरूर कम है, उम्मीद थी कि भारी से भारी संख्या में हम यहाँ पे एकत्रित होंगे,
महामाई का सानिध्य प्राप्त करेंगे। परंतु कुछ तो त्रुटि हुई है, या तो महामाई की उन पर कृपा नहीं है या हमारी तरफ से कुछ त्रुटि हुई है कि सभी तक संदेश नहीं पहुंच पाया, या फिर उतना मजबूती से संदेश नहीं पहुंच पाया कि उसको उतना सीरियस ले सके। समाज के प्रति सजग हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द जरूर कहें और इस संख्या को कैसे बढ़ाएं, समाज के हित में किस तरह से काम करें, इस पे एक बार 2 शब्द जरूर कहें। सबसे पहले यशवंत सिंह जी अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले इसकी शुरुआत करें। हमारे समाज में जो पहचान कम हो रही है उसको मजबूत किया जाए, इसी समाज की पहचान के लिए ही ये मुहिम चली गई, और जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करके हम सब सामूहिक रूप से आगे बढ़ें, अपने जादव समाज का हम और मजबूती से समाज के सामने ला सके। एक ऐसा ये फोरम बनाया गया था, उसी काम में लगे हुए हैं। डीपी सिंह बहुत व्यक्तिगत रूप से लगे ही हैं, बाकी उनके जो साथीगण हैं सभी लोग हैं उनके पूरी तरह से सहयोग में लगे हुए हैं कि हमें अपनी पहचान इस समाज में बनानी है, एक सकारात्मक पहचान बनानी है कि हम एक अच्छे काम के लिए जुड़े हुए हैं। इसमें अच्छे काम के लिए कि हम अपने आपस में जो हमारा समाज है उसमें जो कुरीतियाँ हैं या उनकी पहचान की जो कमी हो रही है, भ्रांति कुछ हो है, उसको दूर कर सके। बाकी इतिहास के बारे में तो जो जानकारियाँ हैं वो जो यहाँ के विद्वान लोग हैं वो आपको बताएंगे। मेरा इस समय अवसर पर जो आए हुए लोग हैं और इस कार्यक्रम को के लिए मुझे ये सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में मैं अगला नाम प्रधान जी को बुलाना चाहूँगा कि प्रधान जी आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित मंच पर आसीन और आज की इस अध्यक्षता कर रहे हमारे DIG यशवंत सिंह जी एवं हमारे वरिष्ठ भाई, हमारे बड़े भाई माननीय कोषाध्यक्ष DR सिंह जी तथा मंच पर उपस्थित मेरे भाई, और काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे इस फोरम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मेन काम मीडिया का ही होता है किसी चीज़ को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मैं विशेषकर जो है मीडिया कर्मियों का भी बहुत आभारी हूँ जो अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। साथ ही ऐसा ये प्रोग्राम हमारा बहुत दिनों से चल रहा है और इसका श्रेय माननीय श्री DP सिंह जी को जाता है जो काफ़ी कई वर्षों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, काफ़ी तन मन से लगे हुए हैं, धन से भी लगे हुए हैं तथा समय निकाल करके उन्होंने इस प्लेटफार्म को इस मंच पर ला दिया कि जो जादव समाज को बहुत कम लोग जानते थे आज बहुत ज़्यादा जानने लगे। साथियों, वैसे तो संख्या बल बाकी में कम है, देखते हुए ऐसा लग रहा था अकेला मैया पिछली साल जो हमने जो जयंती मनाई थी महाराज जी विजयपाल सिंह की, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसमें कुछ हम अपने साथियों से भी मैं थोड़ा सा प्रेरित करूंगा कि थोड़ा अपने साथियों को या अपने घर पर वालों को, गांव वालों को, जो मतलब लोग थोड़ी उपेक्षा करते हैं उनको थोड़ा समझाएं, कुछ उनसे जो आग्रह करें, थोड़ा उनके बारे में विचार विमर्श करें। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक ही कुल से नहीं कर चलेगा, हमारा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जादव भाई, मेन तो हमारा फोकस है ही जादव पर, लेकिन हम कभी दूसरे क्षत्रियों की तो बुराई नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं और हम इसको लेके चलेंगे। मेन तो हमारा मकसद क्षत्रियों का ही है। कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, मेन अपना उत्तर प्रदेश तो है ही। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम लोग या ऐसा है कि कुछ जागृत नहीं होना चाहते, इसीलिए हम जो है पिछड़ते जा रहे हैं। राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जो आप कहीं देखेंगे ज़्यादातर पिछड़े हुए हैं। शायद हमारे जो है वार्षिक सदस्य भी जो है 100 नहीं हो। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग अगर 10-10 आदमियों को, 5-5 आदमियों को भी अगर 8 साल जोड़ रहे तो इसकी जो है थोड़ी संख्या बढ़ाएं। देखिए, किसी काम को करने के लिए, किसी संस्था को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो होती है। हम ये नहीं कहते कि आप अपना जो है जो भी है, मानिए अगर DP सिंह जी या हमारे DR सिंह जी इस बात को कहेंगे तो लोग, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो पैसों के लिए पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 500 रुपये से किसी का भला हो जाएगा। कि आप कम से कम जो है एक आदमी 10-10 सदस्य वार्षिक तो जरूर बनवाएं।
शायद अगर मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो, लेकिन हमारा ये नहीं है कि धन आएगा, लेकिन हम संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। और प्रधान जी, अगर कोई बात त्रुटिपूर्वक होगी भी तो परिवार में हैं और आप बड़े हैं तो आप डांट भी सकते हैं और धमका भी सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो इसको सही करके इस तरह से चलना है। इसी कड़ी में मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, सोमराज सिंह जी आप भी उपस्थित हैं, आपका नाम लेना मैं भूल गया था, और भी जिन बड़ों का या भाइयों का नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे क्षमा चाहूँगा। आप इस परिवार का हिस्सा हैं और आप ये, अगर जिनका नाम न लिया गया हो तो प्लीज़ एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा और मुझे क्षमा भी कर दीजिएगा। हमारे बड़े जो भी अब बोलना चाहते हैं तो मैं माइक उनको देना चाहूँगा। एक बार प्लीज़ अपने वक्तव्य ज़रूर दें और अपना मत जरूर रखेंगे संगठन को किस तरह से बढ़ाना हो, संगठन के हित में और समाज के हित में किस तरह से काम करें। ये मात्र केवल संगठन की बात नहीं है, ये बात होगी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जाना चाह रहे हैं, क्या संस्कार छोड़ के जा रहे हैं। जो संस्कार हमें हमारे बुजुर्गों से मिले थे, उन संस्कारों को क्या हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये उसकी बात है। अगर हम ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी और कई पीढ़ियां हमें गालियां देंगी कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ अपनी जमीन जायदाद छोड़ के शहरों में तो चले गए लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। 24 घंटे में से 18 घंटे दौड़ धूप पैसे की धूप में लगे रहे, लेकिन शाम को आके सो गए। संस्कार के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला। बच्चों को शिक्षित तो हम कर सकते हैं, किताबी शिक्षा तो हम दे देंगे, अगर संस्कार रहित शिक्षा होगी तो कब वो गलत रास्ते पे पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा और हम संभाल भी नहीं पाएंगे, आप उनको मोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों में उन संस्कारों को जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिले हैं उनको भी हम दें और आगे बढ़ें। इसके लिए आप सबके विचार बहुत आवश्यक है। मैं आगे माइक कर रहा हूं और सब अपने अपने विचार अवश्य रखें। वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। मेरा कहने का भाव यही है, सारा कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि जिसको अपने कुल गौरव और निज देश का स्वाभिमान या अभिमान नहीं है, वो पशु से भी गिरा हुआ है। जब हम इतनी उच्च जाति में जन्म लेके हम अपने को कहते हैं भाई जादव ठाकुर हैं, जादव राजपूत हैं, जादव हमने अपने को तो कह लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखा के जाएंगे, क्या बता के जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में क्या बता के जाएंगे, क्या संस्कार हमारे बच्चों को में होंगे, वो सब हम पीछे हैं उसमें। और वो सब आगे करने के लिए कुछ लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज के अंदर, जैसा मैंने देखा है, न किसी राजनीति क्षेत्र में है, न किसी पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष हैं, IAS हैं, बहुत ही मतलब 1% मैं कह सकता हूँ कि होंगे। अदरवाइज दूसरी जो कास्ट हैं उनमें IAS भी हैं, PCS भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर ऐसा क्यों? उसका कारण मेन यही है कि हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए, कैसे भी पहुँचे, लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या हम उनको संस्कार दे रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए DP सिंह महोदय ने ये जो हमारा ग्रुप स्टार्ट किया, अखिल भारतीय जादव फोरम, उसके माध्यम से सभी लोगों को जोड़ा और जितने भी लोग जुड़े, उज्जवल भविष्य के लिए हमें कुछ ऐसे बीज बो के जाएँ जिससे हमें वो अपना हमारे इसका मतलब फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मुझे बड़ा खुशी है, जादव की एसोसिएशन के बारे में पिछली बार भी आया था तो मेंबर कम ही जुड़ पाए, इसका भी दुख है। सभी से निवेदन है मेंबर बढ़े, अच्छी बात है। इतनी सदस्यता इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने सब लायक हैं कि इतने पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले योगमाया देवी जो हमारी कुल देवी हैं, उनके चरणों में स्पर्श, और हमारे महाराज विजयपाल जी की जो जयंती का जो हम सब लोग मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और भंडारा किया है, अखिल भारतीय जादव क्षत्रिय फोरम ने, इस सब में आपका सहयोग, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी माइक पर 2-3 चीज़ों की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और कुछ बातें ऐसी लगी कि शायद हम बार बार उसी बातों को रिपीट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हतोत्साहित होते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रोतागणों में इतना होपलेसनेस होनी नहीं चाहिए। कम संख्या हो गई है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब करौली में भंडारा किया था डीपी सिंह जी, कितनी संख्या थी वहाँ पर? बहुत अच्छी संख्या थी। जमुना पार में प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छी संख्या थी। एक एक कारण हम सबके दिलों में है कि हम क्यों ज़्यादा संख्या में यहाँ नहीं हैं। और लीडरशिप खाली डीपी सिंह साहब ने उठा रखी है कि ये फोरम बनाया, लेकिन उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी है, हमने क्या किया, इसके ऊपर अहम विचार करने की ज़रूरत है। हमारे राष्ट्रीय सहयोग साहब तो हैं, बैठे हैं नीचे, लेकिन मैंने क्या किया है योगेश पाल सिंह? मैंने तो कुछ नहीं किया, घर से उठ के यहाँ आ गया और यहाँ मुझे मंच पे बिठा दिया गया। मैं शायद इसके लायक भी नहीं हूँ। वार्षिक दे दिया मैंने, आजीवन मेंबरशिप ले ली, ठीक है। उसके आगे क्या किया मैंने? यहाँ पे जितने भी जादौन बैठे हैं, हम बताएं हमने समाज के लिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया हमने, वो बताएं इस माइक से आके। खाली ये कहना कि ये खाली फोरम ही करेगा, डीपी सिंह जी ही करेंगे, हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते, जादौन होने के नाते, वो सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण है। जादौन क्षत्रिय फोरम पे मुझे लग रहा कुछ लोग एहसान भी कर रहे हैं शायद। तो मेरा मानना ये है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमें हर किसी को करना पड़ेगा। एक विचार आया था, उसको मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ आपको। जमुना पार में मीटिंग हुई थी, सिंह साहब ने ही उसको लीड किया था उस टाइम पर। वो क्षत्रियों की एक शाखा जरूर है, सब लोगों की शाखाएं अलग अलग हैं। मुझे वो विचार बहुत अच्छा लगा कि जादौन, सिसोदिया, चौहान, पुडीर अलग अलग नहीं मानने चाहिए। वो बात ठीक है, क्षत्रिय एक विचार है, वो जात नहीं है। और जब तक ये जात मानते रहेंगे तब तक हमें क्षत्रिय कहने में लोग शंका करेंगे। लेकिन जब हमारा चरित्र और हमारा कर्म एक क्षत्रिय की तरह हो जाएगा तो हर आदमी हमारी जात के बारे में गर्व भी महसूस करेगा और हमें क्षत्रिय मानेगा भी। तो क्षत्रिय खाली जात तक नहीं है, क्षत्रिय एक विचार है। उस विचार को लेकर हमें आगे चलना चाहिए कि हम अपने कर्मों में, अपने चरित्र में हम क्षत्रिय हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किए, उसी विचार को लेकर आगे चलना है। उस जमुना पार की मीटिंग का एक आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हमने ये सोचा था कि अपने समाज के लिए कुछ कार्यक्रम ऐसा करा जाए जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसमें कुछ उदाहरण थे, सब लोगों ने वहाँ पे व्यक्त किए थे, आपके सामने वो रखना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप भी वहाँ पर मौजूद थे। हम बच्चों की पढ़ने की बात तो करते हैं और पढ़ाना कोई हम स्पेशल नहीं पढ़ा रहे, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है। हम बनाया भंडारे का, कुछ लोग शायद भंडारे का नाम सुन के और उत्साहित होकर पहुँच जाते हैं। अगर उन्हें बुलाया जाता है कि यहाँ मीटिंग है, मेहरौली पहुँच जाओ, मैं आ रहा हूँ गाजियाबाद से, मैं घर सो जाता, अरे कौन जाएगा यार इतनी दूर। लेकिन विचार होता है कि वहाँ माता जी का भंडारा है, पहुँच गए गाड़ी उठा के, ये एक इंसेंटिव होता है शायद। तो बहुत अच्छा आइडिया था कि उसके तहत यहाँ पर ये एक मीटिंग रख ली गई। प्रोग्राम ये बनाया गया था कि दिल्ली के अंदर जितने जादौन भाई हैं, उनके बच्चे कुछ ऐसे परिवारों से भी हैं, गांव में भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार अभी गांव में ही हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। उनके बच्चे जिनको अच्छी हायर एजुकेशन के लिए कुछ सुविधाओं की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। एक विचार था ये, मैं अपने तरीके के बच्चों को देखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं बच्चे, किन किन चीज़ों की उनको समस्याएं आती हैं। तो मैं आप सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने जितने भी जानकार हैं उनके अंदर ये संदेश दें। हमारा मुखर्जी नगर के अंदर एक कोचिंग सेंटर है जो तैयारी कराता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वहाँ हमारा पीजी भी है जहाँ बच्चों को हम रोक सकते हैं। अभी वो मैंने कमर्शलाइज़ कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे
जो दिल्ली में आके कोचिंग करना चाहते हैं। दिल्ली एक बहुत महंगा शहर है, हम सबको मालूम है, कई लोग इस सुविधा को नहीं ले पाते। तो मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को उत्साहित कीजिए, गांव के बच्चों को या अपने शहर के बच्चों को, कि वो कंपटीशन की तरफ जाएं, अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करें। मैं बीड़ा उठाता हूं, मेरे पास जो भी बच्चे आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हमने देनी है और बहुत हाई स्टैंडर्ड की कोचिंग है हमारे पास। तो आप, प्रूडेंस है उसका नाम, तो आप की जानकारी में जो बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th पास करके गए हैं, जो जादौनों के बच्चे हैं, जिनके लिए अभी काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें आगे टारगेट क्या है। 12वीं में आने के बाद 3 कोर्स देता है, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो या वो BA कर लो लानायक, तो उससे आगे सोचते ही नहीं हम। जबकि ये 10% है, 10-20% है सिर्फ इतना, 80% के बारे में जानकारी ही नहीं है हम सबको, क्योंकि वहाँ तक हम सोच ही नहीं रहे, उस प्रोफेशन में है ही नहीं हम। हमारे पास एक से एक अच्छे काउंसलर्स हैं जो आपको, आपके बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करके कौन सी फील्ड में एक्सीलेंस करनी है हमें। ये एक विचार आया था उस मीटिंग के माध्यम से जो मैंने आपके साथ साझा किया। दूसरा, हम कई बार ये सोच के बैठे हैं शायद कि ऐसी मीटिंग करेंगे, 2 महीने बाद DP सिंह जी का मैसेज आएगा, वहाँ पहुँच जाएंगे, साफा बांधेंगे, बैठेंगे, भंडारा खाएंगे और घर चले जाएंगे और समाज का उत्थान हो जाएगा। यही सोच के हम बैठे हैं। सबसे बड़ी कमी अंदर, हमारे अंदर यही है, जब हम घर से चलते हैं, मातृशक्ति आई हुई है 6, जिनको पता है कि आगे जाके करना क्या है, वो यहाँ पे श्रोतागण को सुनेंगे, उनके दिल में अलख जगेगी, तब जाके वो घर में करेंगे। ये भी गारंटी मैं बता रहा हूँ, जितने यहाँ पर हैं ये घर जाके जिक्र भी नहीं करेंगे किसी ने क्या बताया था। श्योर है ये बात, नहीं करेंगे हम लोग जिक्र घर जाकर कि वहाँ पे थे, ऐसा हुआ और फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा, बेटा तू बैठ, बेटी तू बैठ, ये बताता हूँ मैं। कोई नहीं बताने वाला। जब हम अपने घर में ही नहीं कोई विचार रख रहे, हम कैसे उम्मीद करें कि यहाँ पे 200 आदमी आ जाएगा। त्रुटि कुछ नहीं है, हमसे हो गई, उनके मन में अलग जगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। गलती बेसिक फ्लॉ है जिसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है कि हम अपने बेटे और बेटियों को और घर के लोगों को यहाँ ही नहीं ला पा रहे, उनको डायरेक्ट कनेक्ट कराना है इससे। जिस दिन गाड़ी में आप चलेंगे, मैंने भाई को बिठाया, कल रात को बात करी कि राजेश चलेंगे वहाँ, क्या हाँ भाई साहब चलेंगे, और अभी फिर चले जाएंगे। बात ये है कि हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हकीकत मानिए, कितना भी आप बोलीजिए माइक पे, हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं और हतोत्साहित कर देते हैं माइक पे आने के बाद। आप जब किसी जादौन से मिलते हैं तो खुशी एक अलग लहर जाती है। मैं यहाँ पे बहुत धन्य हुआ हूँ आकर, ऐसे ऐसे महानुभावों से नमस्कार हुआ मेरा, आप सब लोगों से मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा खुशी की बात ही नहीं है कोई यहाँ पर मेरे लिए। और आप लोग इतने सम्मानित हैं, आप लोग जैसे आप जलेसर बेल्ट के, मैं जलेसर बेल्ट का हूँ, एटा डिस्ट्रिक्ट जलेसर बेल्ट, आवागढ़ी गद्दी है सबकी, मगरौली गांव है मेरा, कहीं दूर के तो है नहीं। गांव जाओगे तब भी ऐसा मिलेगा, यहाँ है तब भी ऐसा मिलेगा। कंपटीशन है आज सिर्फ, और कंपटीशन खाली कंपटीशन नहीं है, कट थ्रोट, गला काट। मार्क्स की वो टिक टिक ही नहीं कर पाएगा 2 घंटे में। उसकी ट्रिक क्या है? क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता होता है बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चा उसको सॉल्व करता है, 3 मिनट लगाता है एक क्वेश्चन को करने में, जबकि वो इंटेलिजेंट है 3 मिनट वाला। लेकिन जिसने कोचिंग ली है वो 30 सेकंड में उसका आंसर निकालता है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इतना दुख मनाने की बात नहीं है। जादौनों की संख्या के हिसाब से अगर परसेंटेज देखेंगे तो हम बहुत लोगों से आगे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत मन मोहने वाली बात नहीं है, हम बहुत अच्छी संख्या में हैं अभी भी। अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज दिल्ली में निकाल देंगे आप, तो बहुत लोगों से आगे हैं हम। लेकिन ये कोई कंपटीशन जात का नहीं मैं बताना चाह रहा कि वो जात आगे, जात इज़ नथिंग, कास्टिज्म आज का टॉपिक है ही नहीं।
ना हम उसमें विश्वास करते हैं। हम अपने जादौन में विश्वास कर रहे हैं जिनको आगे लेके जाना है। हमारी किसी से रेस नहीं है, सब भाई हैं हमारे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक एक आदमी आज जाके अपने बच्चे से पूछे, बेटा क्या लाइन तुम्हें करनी है, नहीं है तो चलो एक दिन वहाँ डिस्कस करेंगे, लाइन सेट करेंगे, क्या कोचिंग होनी वो करेंगे, वहाँ रहना खाना पीना सब फ्री। जो विचार अपने रखे हैं और जो आईना प्रस्तुत किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और एक सच्चे समाज सेवी को ऐसा होना भी ज़रूरी है। अगर हम आईना नहीं देखेंगे तो हमें अपने चेहरे के दाग दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबसे एक बार जोर से कहूँगा कि एक बार योगेश जी के लिए जोर से तालियां बजा के साधुवाद दे दीजिए। साहब ने अभी बोला हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे के आ रहे हों, जो बच्चे आए क्लासेस छोड़ के उनको कोचिंग की ज़रूरत हो, तो ऐसा कोई सेशन हम कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखें और वहाँ पर सब आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करें और उसके बाद में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर हो और जो चाहें वो वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं साहब से कोचिंग सेंटर में। ये मेरा एक सजेशन है। तो ये प्रोग्राम आगे का कभी का हो सकता है। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि हम हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चंद्रवंश से हैं। भगवान कृष्ण महामाया योगमाया जब हमारी वंशज हैं तो फिर हमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत कहाँ है। हमें तो उत्साहित होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को संगठित करना चाहिए। और एक बार हम अपनी शक्ति को संगठित कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने उद्देश्य को आराम से पार कर सकते हैं। उसी के लिए एक मैंने छोटी सी कविता आपके सामने प्रवासी प्रदान करेंगे। प्रभु कृष्ण की बहन बन गई योग माया हुआ नाम, ऐसी दयामयी माता को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। देखिए, चंद्रवंश का पावन यदकुल सूरसेन जी प्रकट हुए, पुत्र हुए वसुदेव देव की ब्याहन है हित मथुरा गए। उसमें ही उग्रसेन का पुत्र कंस जो प्यार करते बहना को पल में दुश्मन बना सुना जो नववाणी का कहना को। जैसे ही वो शादी हुई वसुदेव जी से विदा कराने के लिए गया, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब उसने सुनी उसमें कहा कि पुत्र आठवां प्रिय बहना का कंस तुझे संघारेगा। उसने कहा जड़ संकट की अभी मिटाऊं, ना होगा ना मारेगा। अपनी बहना को मारने के लिए वो तत्पर तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने कहा कि पुत्र आठवां प्रिय बहना का कंस तुझे संघारेगा, जड़ संकट की अभी मिटाऊं, ना होगा ना मारेगा। तो बहनों ही ने कहा पुत्र मैं सारे ला तुमको दूंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं मार दूंगा तो उन्होंने वादा किया कि मैं सारे जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहनों ही ने कहा पुत्र मैं सारे ला तुमको दूंगा, जो चाहो सो करना उनका, मैं कभी मुकरूंगा। कारागार डाल दोनों को, 6 पुत्रों को मार दिया। महामाया को बुला प्रभु ने फिर ऐसा आदेश दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। तब प्रभु ने महामाया को बुलाया और उनको आदेश दिया, शंकर शंकर सप्तम सुत का रोहिणी माँ की गोद भरो, भक्तों के हे महामाया नंद सुधा का रूप धरो। तब महामाया ने नंद के यहाँ जाके कन्या का रूप धारण किया। उनके नाम भागवत के अनुसार हैं दुर्गा, विजया, माया, कृष्णा, मात अंबिका, ईशानी, कुंदा कन्या बनकर बहना कहलाओगी कल्याणी। ये भगवान कृष्ण ने उनको कहा। उसके बाद में क्या होगा, धूप दीप नैवेद्य पुष्प माँ कहकर अर्चन होगा। माँ कहकर के अर्चन करेंगे लोग। पाएगा सर्वस्व मात से, जिसका जो भी मन होगा, जो भी मन में चाहेगा वो माँ से प्राप्त कर लेगा। हम अपने वंश के लिए कहते हैं कि सुख, साहस, संपन्न, संपत्ति हो कुलदेवी भंडार भरो, आकर मथुरा शीघ्र बहन तुम संकट का मान हरो। पगटे प्रभु बंदी ग्रह आकर फिर यशोदा के द्वार चले, हंडाला सारे दुष्टों को, मिश्री माखन को मिचले। ये कथा तो सब जानते ही हैं कि उन्होंने क्या किया। कंस मार डाला मथुरा में, महामाया सहयोग करें, रहो कृपालु सदा वंश पर, हम उन्नति का भोग करें। ये हम महामाया से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वंश पर महामाया हमेशा कृपालु रहें। हमारे कोषाध्यक्ष श्री DR सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि आप भी 2 शब्द
मंच पर आकर रखें। उन सभी आए हुए अतिथियों का हम आभार प्रकट करते हैं और अभी हमारे और बंधुवर लोगों ने जो भी सजेशन दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी से हमारा आग्रह है कि इसको मैन टू मैन, जैसे LIC में होता है ना कि एक आदमी को हम जानते हैं, एक आदमी का LIC किया, दूसरे से रेफरेंस लिया, उससे कांटेक्ट किया, फिर तीसरे से रेफरेंस लिया, उससे कांटेक्ट किया, तो ये काम हम लोग भी अपने समाज के बेस पर कर सकते हैं। तो मेरा विचार यही है कि ये जो हमारी जो संख्या इस तरह से सामने आ रही है ये न आए, और ये समाज का कार्यक्रम है। समाज के कार्यक्रम के लिए सभी को अपना सहयोग समय देना ही पड़ेगा और देना चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो है इस बात को आप लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं और संगठन की तरफ से भी हमारा ये आग्रह है कि इसको आगे हम बढ़ाएं, जिससे कि हम आगे और जो भी हमारे जो पुराने इतिहास की कड़ी में और आज के संदर्भ में जो भी हमारी रीति और कुरीति के बारे में जो भी बातें सामने आती हैं उसके बारे में हम आगे जागरूक करें। अब मैं राष्ट्रीय संयोजक श्री DP सिंह जी से कहूँगा कि वो आए मंच पर। वैसे तो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज जो हम ये जयंती मना रहे हैं महाराज विजयपाल की, ये हमने क्यों शुरू की। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी बच्चे से गांव में पूछो महाराणा प्रताप कौन थे, तुरंत बता देगा, या दूसरे क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान तुरंत बता देगा। ये बहुत ही अच्छे योद्धा थे और पूरा क्षत्रिय समाज इनका सम्मान करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्षत्रिय क्या है। क्षत्रिय एक समुद्र की तरह है जिसमें तमाम नदियों की धाराएं गिरती हैं और इस तरह से वो समुद्र बन जाता है। अब अगर उन नदियों की धाराएं और उन नदियों के नाम अगर हम न जानें तो बहुत सारी नदियां विलुप्त होती चली जाती हैं। क्षत्रिय समाज में भी बहुत सारे कुल हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ बहुत से कुलों के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। तो मेरा एक विचार था कि क्षत्रियों के लिए सभी का स्वाभिमान और सभी का सम्मान होना चाहिए। जादौन समाज के राजाओं में ले देकर एक राजा बलवंत सिंह का नाम आता था, और राजा बलवंत सिंह एटा, आगरा और अलीगढ़ तक ही सीमित हैं। उस तरह के राजा नहीं थे जो पूरे देश में उनका नाम हो सके। उस कड़ी में हमारे इतिहासकार श्री महावीर सिंह यदुवंशी रनवारी वाले और प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह लड़ौता वाले, जो सवाई माधोपुर में अब तो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और इनके बारे में, हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। जब मैं वैवाहिक ग्रुप चलाता था जादौन ठाकुरों के, तो उसमें बच्चों के बायोडेटा देखता था, अपने गोत्र लिखते थे। असल में वो गोत्र नहीं होता, कुल होता है। हम सभी चंद्रवंशियों का, जिसमें जादौन, तोमर, छौकर, भाटी, इन सब का जो गोत्र है वो अत्रि है। हम सब अत्रि ऋषि की संतान हैं। उसके बाद हमारे अलग अलग कुल बनते चले गए। उन कुलों को हम आजकल शादी के लिए गोत्र बोलते हैं। वो कहते हैं ना, भैया गोत्र कौन सा है तुम्हारा, तो वास्तव में वो गोत्र नहीं होता, कुल होता है। तो उनको जब मैं देखता था, वो इंग्लिश में बायोडेटा होता था। अब किसी का धनौतिया गोत्र है, किसी ने धनातिया कर दिया, किसी ने धौनतिया कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो विचार आया कि भाई इसको हिंदी में अच्छे से उच्चारण किया जाए, और सभी लोग जुड़े हुए थे तो सबसे पूछा गोत्र है कौन सा। तो उन कुलों की एक सूची बनाई। हमारे हिंदुस्तान में यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही बहुतायत में जादौन रहते हैं। उन सभी गांवों का विस्तार से अध्ययन किया और उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर महाराज विजयपाल के बारे में पढ़ा। विजयपाल जी के बाद ही हम लोग पूरे भारत में माइग्रेट हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। उससे पहले तो हम मथुरा में थे। और विजयपाल जी ही क्यों, मथुरा में जयेंद्रपाल जी थे, उनके पिताजी। बार बार आक्रमण होते थे मुसलमानों के, और किला जो है वो मैदानी किला है, वहाँ पर शत्रुओं का पहुँचना बड़ा आसान होता है।
तो जयेंद्रपाल जी के बाद विजयपाल जी जब राजा बने, उन्होंने सबसे पहले मथुरा से अपनी राजधानी को बयाना पहुंचाया। बयाना का किला पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है, जहां से शत्रु को दूर से देखा जा सकता है, और बड़े ही रणनीतिक और कूटनीतिक और बलशाली राजा थे, लड़ाई में कभी नहीं हारे। लेकिन वक्त तो साहब सबका आता है। मोहम्मद गजनवी ने अपना एक सेनापति अबू बकर शाह घेरने के लिए भेज दिया कनावर में। कनावर में उसने अपनी सेना डाल दी। ये बात जब महाराज विजयपाल को पता चली, उस समय उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लड़ने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जब खबर मिली कि भाई बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई है और इनसे लड़ पाना मुश्किल नहीं है, तो दो तरीके होते हैं, या तो समझौता कर लो, या महाराणा प्रताप की तरह कि भाई मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो यही विजयपाल जी ने किया। बोले मरना है तो लड़के मरेंगे, सर नहीं झुकाएंगे। सारी सेना बुलाई, बोले वही चलेगा जो सर कटाने के लिए तैयार होगा, वहां से जिंदा वापस नहीं आना। सभी लोग तैयार हो गए। जब राजा तैयार है तो हम भी मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद विजयपाल जी ने अपने एक बेटे की जिम्मेदारी लगाई घर पे। बोले अगर उधर से हमारे झंडे दिखाई दे जाएं तो समझ लेना कि हम जीत गए, और अगर दुश्मन के झंडे दिखाई दे जाएं तो रानियों को तैयार कर दिया था कि जौहर के लिए तैयार रहना। तो तुरंत रानियों का जौहर करवा देना। कोई भी महिला, कोई भी रानी या कोई भी और दासी मुसलमानों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और किले के जो भी संवेदनशील क्षेत्र थे उन्हें बम से उड़ा देना। और साहब मरने मारने के लिए केसरिया बोले, साके अब साका बोलते हैं, तैयार हो गए और चले गए कनावर की रणभूमि में। वहाँ पर जब होता है ना कि भाई मरना है तो फिर तो मरना ही है, लेकिन कहते हैं कि जो हिम्मत करता है उसी की खुदा भी मदद करता है। तो जनाब वहाँ पर युद्ध जीत गए हम लोग, उसकी सेना को भगा दिया, और उत्साह आ गया, या कुछ कह लो कुछ सिपाही उन मुसलमानों के झंडे लेके बयाना की तरफ को भाग लिए। बोले जो जल्दी जाएगा उसको इनाम ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी गलतफहमी वहीं पर हो गई। ऊपर राजकुमार देख रहे थे, उन्होंने कहा दुश्मन के झंडे आ रहे हैं, तुरंत नीचे आए, रानियों का जौहर करवाया, किले के जो संवेदनशील चीज़ें थी उनको बम से उड़ा दिया। जब राजकुमार ने देखा, बोले हमारे झंडे भी आ रहे हैं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पीछे से विजयपाल जी आए कि उनको एक साधु ने ताबीज़ बांध दिया था बाजू में। बोले जब तेरा सब कुछ खत्म हो जाए तब इसे खोलना। तो ऐसा ही श्राप था उनको। तो भगवान शिव के उपासक थे विजयपाल जी, उन्होंने अपना शीश काट के भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया, और वहाँ उस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं युद्ध में शहीद हुए, जैसे भी हुए, लेकिन वो वहीं शहीद हो गए, बयाना से इधर उधर को विस्थापित हो गए। काफ़ी साल इधर उधर रहे, शक्तियाँ फिर से इकट्ठी की, तो उनमें एक राजा थे, उनके एक बेटे थे तवनपाल। वो बहुत ही बलशाली और बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने वापस फिर एरिया छीना और तवनगढ़ का किला बनाया, वहाँ से इधर उधर को विस्थापित हुए। तो इसलिए हम महाराज विजयपाल को लेते हैं कि समस्त जादवों का, और अलीगढ़ में और ये भिरबुदे, ये सब जितने भी हैं, ये सब विजयपाल जी की ही संतान हैं। सोनपाल जी ने सबसे पहले एटा में बसाया था मेवातियों को मार मार के। अब आती है बात कुलदेवी की। हम जब पूछते हैं ना किसी से भी हमारी कुलदेवी कौन है, हर कोई कह देता है कैला मैया। बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही दयालु स्वभाव की हैं। कैला मैया करौली रियासत की राजराजेश्वरी देवी हैं। आप कभी भी विवस्वत पाल के फेसबुक पोस्ट उठा के देखना, वो हमेशा उनको राजराजेश्वरी देवी मानते हैं, और कुलदेवी के रूप में अंजना माता को मानते हैं, जो करौली में ही है, पांचना बांध के पास। तो उधर की जो करौली की, जब करौली बसी थी, उन्होंने कुलदेवी अपनी अंजना माता को माना। लेकिन समस्त जादवों की, समस्त तोमरों की, समस्त पुंडीरों की, तंवरों की जो प्राचीनतम देवी हैं, ये योग माया हैं। अब तोमरों की कुलदेवी कैसे बनी योग माया? हमारी तो यादवों की तो चलो हम पुराने यादव ही हैं, असल में तो हम ही लोग यादव हैं। तो जादवों की तो थी, कृष्ण भगवान की बहन थी, योग माया थी, शक्ति स्वरूपा थी। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया था।
अर्जुन को एक साइड में दूसरे युद्ध में उलझा दिया था और इरादा उनका ये था कि चक्रव्यूह में फंसा के युधिष्ठिर को बंधक बना लो तो अर्जुन अपने आप हार मान लेगा। तो अर्जुन दूसरी छोर पे उलझे हुए थे युद्ध में और पांडवों को बचे हुए थे, उनको न्योता भेजा कि भाई चक्रव्यूह में युद्ध के लिए आ जाओ। अब मना नहीं कर सकते थे, युद्ध के कुछ नियम होते होंगे। तो बोले कौन जाएगा भाई, बड़े संकोच में थे कि इस चक्रव्यूह को तो पार कोई कर नहीं सकता। तो अभिमन्यु आया, बोला मुझे 6 द्वार भेदने की जानकारी है, 7वें द्वार को भेदने की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। अभिमन्यु चले गए। अभिमन्यु को अलग अलग द्वारों पे तोड़ते चले गए, लेकिन जयद्रथ और ये अपने गुरु द्रोण और इन सब ने मिलकर के घायल कर दिया, निहत्था कर दिया, हथियार कोई नहीं बचा। 7वें द्वार पर पहुंच गया अभिमन्यु। पीछे से दुर्योधन का बेटा था लक्ष्मण, उसने गदा से प्रहार किया। घायल तो पहले ही हो चुका था, और ज़्यादा घायल हो गया, लेकिन उसी गदा से अभिमन्यु ने दुर्योधन के ऊपर प्रहार कर दिया, वापस उस पर गदा मार दी और वहीं पर दोनों खत्म हो गए। ये बात पता चली जब शाम को अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। बोले इसमें जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है। तो उसी टाइम प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम तक सूरज डूबने से पहले या तो मैं जयद्रथ को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर दी। जयद्रथ को जब ये बात पता चली तो उसे समझ गया कि अर्जुन से बच पाना तो नामुमकिन है, घबरा गया और ऐसे काले बादल कर दिए आसमान में कि सूर्य छुप गया। पता चला शाम हो गई, सूरज तो डूब गया, अंधेरा सा हो गया। जयद्रथ को समझ आया कि बोले शाम हो गई, सूरज डूब गया, अब तो अर्जुन मर जाएगा, और तुरंत दौड़ा दौड़ा खुशी में बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया अर्जुन ने, श्री कृष्ण बोले कि अब क्या देख रहा है, मार। तीर उठा लिया, तीर चढ़ा लिया। चलाने ही वाले थे, बोले रुक जा। बोले अब क्या हो गया? बोले अगर तूने इसका शीश काट दिया और जमीन पे गिर गया तो तेरा शीश भी साथ ही गिरेगा। इसे वरदान मान ले या श्राप मान ले, जिसके हाथ से इसका शीश कटेगा, जिसके हाथ का कारण जिसका शीश जमीन पे गिरेगा, वो भी बंदा उसी समय मर जाएगा। बोले फिर क्या करूं? बोले इसका शीश काट और 100 योजन दूरी पे इसका बाप तपस्या कर रहा है, छात्र धर्म, उसकी गोद में डाल दे। अर्जुन ने वही किया, शीश काटा और उसके पिता की छात्रव्रत नाम था उनका, तपस्या उनकी गोद में डाल दिया। अब चाहे कितना भी ध्यान में बैठा है, जब हाथ में कोई चीज़ आती है तो आदमी एकदम देखता है, और चेहरा देखा तो हड़बड़ाहट में वो शीश जमीन पर गिर गया। उसी टाइम वो भी खत्म हो गया। वो युद्ध तो जब खत्म हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो है योग माया की आप लोग पूजा करो, उनको उनका एक स्थान बनवाओ। तो जब यहाँ पे इंद्रप्रस्थ में आए, अपना राज वापस किया, परीक्षित जी आए, तो सबसे पहला जो मंदिर है वो यही मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा बनवाया था। उसके बाद में तो चाहे करौली तो बहुत बाद में बसी है, 1300 साढ़े 1300 साल ईस्वी में बसी है। यहाँ इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए और बहुत सारे राजाओं ने, अनंगपाल तोमर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका रिनोवेशन कराया, इसका जीर्णोद्धार कराया, कई बार इस पर आक्रमण हुए, लेकिन आज तक पूजी जा रही है। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम इनको भूल गए। और वो होता है ना कि अब जैसे योगेश जी बहुत ताकतवर हो गए, तो योगेश जी के जितने चाचा ताऊ गए वही, भाई मेरे तो पापा यही हैं, बड़े पापा, छोटे पापा को कोई नहीं भूलता। अब वो करौली रियासत है, अब वो करौली वाले या कहीं और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा है वो करते हैं, उनके पास और ऑप्शन नहीं होंगे या अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। तो हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हम वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन समझाने की बात है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ बातें हैं जो मुझे टाइम लगेगा हम सबको समझाने में, और हमारे संगठन का उद्देश्य भी यही है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ नेतागिरी के लिए भाई नेताजी को बुला लेते अभी 500 आदमी आ जाते हैं यहाँ पे इकट्ठे। तो हमें तो अपने समाज को जागरूक करना है, और पुरानी जो मान्यताएं हैं बैठी हुई हैं हमारे दिमाग में, उनको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर नहीं करेंगे तो 50 साल बाद अगर हमारे बच्चों से कोई पूछेगा तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तो वो छूटते ही महाराणा प्रताप का नाम लेगा, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों का पता ही नहीं है। और माँ योग माया से फिर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी मुहिम चलती रहे।